हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडी। ये है क्लास 12 के लास्ट चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो थ्री कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज हैं उसके बारे में। यानी कि एक कंज्यूमर को अगर किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस आता है तो वो कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रो सकता है, कहाँ पर जाके वो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है। जैसे अगर आपको कोई इलीगल तरीके से धमका रहा है, आपको जान से मारने का धमकी दे रहा है, तो आप कहाँ जाते हैं? कोतवाली थाना जाएंगे, आपके लोकल रेसिडेंस इलाके में। और उस केस में इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल होता है। उसी प्रकार से अगर आपको कोई कंपनी चीट किया है, आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा और उस कंपनी ने आपके साथ कोई चीटिंग करा है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए तीन अलग-अलग फोरम है: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, तो तीनों का अलग-अलग क्राइटेरिया है और तीनों के बारे में आज हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। जैसा कि ओरली अगर बात करें तो अगर किसी कंज्यूमर को किसी कंपनी से क्लेम लेना है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है और वो उसके बदले में कंपनसेशन चाहता है, इन दैट केस अगर क्लेम अप टू 20 लाख है, यानी कि जीरो 1 रुपया से लेकर 20 लाख तक का अगर कोई क्लेम है तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच तक का क्लेम है, यानी कि 21 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, 90 लाख रुपीज, 99 लाख रुपीज का अगर क्लेम है तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन में। और 1 करोड़ से अबव का क्लेम है तो आप कहाँ जाते हैं? नेशनल कमीशन में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल तीनों के बीच में और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, आपके बुक में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके सिलेबस में और क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक राइट ऑफ द कंज्यूमर और एक है रिड्रेसल एजेंसी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड देयर ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो आपको तीनों के बारे में पढ़ना है। ये जो थीसिस दे रहा है इससे बढ़िया है कि आप जो डिफरेंशिएटेड मैनर में आपको यहाँ पर दे रहा है उसको पढ़ें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ठीक है ना, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं और ये कंप्लीट आपका कर देगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे कंपोजिशन में क्या कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर, वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी वुमेन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में दो मेंबर होते हैं, है ना, एक प्रेसिडेंट होते हैं और दो मेंबर होते हैं, और दोनों मेंबर में से एक फीमेल होना बहुत जरूरी है। सेकंड कह रहा है स्टेट कमीशन, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एंड नॉट लेस देन टू अदर मेंबर, एंड वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी वुमेन। और कम से कम दो मेंबर यहाँ भी होने चाहिए। मतलब स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका ये होता है। नेशनल कमीशन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर, वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी वुमेन, और एक वुमेन होना जरूरी है। तो सिंपल सा बात है, कंपोजिशन में प्रेसिडेंट यहाँ भी, स्टेट में भी, नेशनल में भी, और डिस्ट्रिक्ट फोरम में मिनिमम दो, यहाँ भी दो, और यहाँ पर कितना मेंबर रचेगा? 4 मेंबर चाहिए। कंपोजिशन कंप्लीट। अच्छा सर, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन बन सकता है सर? तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट कौन बनेगा? अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। गया में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पटना में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है ना, तो उस कोर्ट का जो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के। वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के
रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज है तो वो स्टेट कमीशन के हो सकते हैं। एंड वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्किंग है तो वो कहाँ के प्रेसिडेंट हो सकते हैं? नेशनल कमीशन। तो अर्थात सिंपल सा फंडा है, डिस्ट्रिक्ट में अगर जज बनना है, प्रेसिडेंट बनना है तो आपको जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, रिटायर्ड हो चाहे आप काम कर रहे हो। अगर स्टेट कमीशन की बात करें तो हाई कोर्ट, और नेशनल कमीशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है? ठीक है। So the president is appointed by the state government on the recommendation of selection committee. एक selection committee बनती है और उनकी recommendation से, है ना, प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बिहार में नीतीश कुमार है, यूपी में योगी सरकार है, बंगाल में ममता दीदी है, तो इनके इंटरफेरेंस प्लस सिलेक्शन कमिटी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का डिसीजन होता है। वो लोग इंटरफेयर करते हैं, राय मशवरा करते हैं कि होना किनको सेलेक्ट करें ऐसा प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे रंजन गोगोई हैं और भी बहुत सारे नामी नामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके कंसल्टेशन के बाद ही नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन मतलब कब आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं, स्टेट कमीशन जा सकते हैं और नेशनल कमीशन जा सकते हैं। तो आपको पहले ही बताया है कि अगर इंटरटेन कंप्लेन वेयर, है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 20 लाख, अगर 20 लाख तक का अगर क्लेम है आपका, अगर 20 लाख रुपए तक का क्लेम है, तो देखिए स्टेट कमीशन की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप तभी जा सकते हैं जब आपका क्लेम अमाउंट 20 लाख रुपए से कम का है, और अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच का है तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम है तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में जाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए आपका क्लेम था 20 लाख रुपए का, आप हार गए, आप हार गए तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अपील अगेंस्ट ऑर्डर मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो ऑर्डर मिला कि नहीं आप हार चुके हो केस, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर आपको आप क्लेम किए थे 15 लाख का, आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला कि नहीं आप 5 लाख के ही लायक है, आपको 5 लाख ही मिलेगा क्लेम, तो आपको लगा कि नहीं ये इसमें नहीं होगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद स्टेट कमीशन जा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। तो एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर कोई भी इंसान अगर डिससेटिस्फाइड है डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से, है ना, अगर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं, कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर में आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। स्टेट कमीशन में जाके गुहार लगाए कि दुहाई हो हमको इंसाफ नहीं मिला योर ऑनर, तारीख पे तारीख मिल रही है पर इंसाफ का नामो निशान नहीं।
ठीक है, चलो मगर बेटा 30 दिन के अंदर नहीं जाना, 31वां दिन वहां पे अपील नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको वहां भी दुहाई नहीं मिला, वहां भी आपको फटकार लग गया या फिर आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, any person who aggrieved by the order of a state commission can appeal against such order national commission within 30 days. आपको 30 दिन के अंदर में आपको वहां जाकर अपील करना होगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपको ऑर्डर मिला, आप हार गए, आप 30 दिन के अंदर में स्टेट कमीशन जाएंगे, 30 दिन के अंदर में यहाँ भी हार गए, यहाँ भी हार गए तो आप कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में 30 दिन के अंदर में, ठीक है, अपील करेंगे। ठीक है, अब एनी पर्सन हु एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डे ओनली। अगर आपका नेशनल कमीशन में भी बात नहीं बना, आप वहां भी हार गए, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डे। मगर कब, जब आपका सर्विस एक्सीड 1 करोड़ फाइल अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब नेशनल कमीशन से आप डिससेटिस्फाइड है, और दूसरा 30 दिन के अंदर में आपको जाना है और 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरे को लॉस हुआ 18 लाख रुपए का, हम 18 लाख रुपए का क्लेम किए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में हार गए, हम जाएंगे नेशनल कमीशन, नेशनल स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में भी हार गए तो नेशनल कमीशन। मगर चूंकि सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए का क्लेम है, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेशनल कमीशन जो डिसीजन लिया वहीं पे मेरा काम खत्म, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पर मेरा क्लेम था 1 करोड़ 50 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ का क्लेम है। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में मेरा बात नहीं बना तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विद इन 30 डेज। ठीक है, तो फाइनली यही आपका जो है ये डिसीजन है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। क्या रोल है एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और एनजीओ का? तो भाई बहुत इजी, बहुत सरल रोल है। एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि लोगों को एजुकेट करे, उनके साथ जिनके साथ चीटिंग हो रहा वो लोग, वो ऐसे कंज्यूमर जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और उनके साथ कंपनी धोखाधड़ी कर रही है, तो उनका एक जज्बा बने, उनका साथ दे और मिलकर लड़े वैसे कंपनी के अगेंस्ट जो इस तरीके का काम कर रहा है। इंडिया की बात करें तो 500 से अधिक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहा है अलग अलग सोसाइटी में। जैसे कुछ पॉपुलर क्या क्या है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, सिटीजन एक्शन ग्रुप, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद का है, कॉमन काउज न्यू दिल्ली का है, कॉमन यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। कुछ ऐसे एसोसिएशन है जो कि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलरली अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, इनका बेसिकली काम क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। एजुकेटिंग द विलेजर्स जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप, है ना। इन लोग जो एनजीओ है, कंज्यूमर एनजीओ, ये लोग कस्टमर को गाइड करने के लिए प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप चलाते हैं और वहां पे लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपके साथ चीटिंग अगर हुआ है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्यों आपके लिए ओरिजिनल बिल मांगना इंपॉर्टेंट है, वगैरह। Publishing periodical and other publication impart knowledge about the consumer problem and relief available. मैगजीन, periodical, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाते हैं ये लोग और वहां पे लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या पावर है एज अ कंज्यूमर, है ना। कैरिंग आउट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन accredited laboratories to test relative qualities of the competing brand and publishing the test result for the benefit of consumer। ये संस्था क्या करती है, लेबोरेटरी में प्रोडक्ट को मार्केट से लाकर टेस्ट करती है। जैसे मैगी का स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है कि नहीं, मैगी का जो आउटपुट है मार्केट में, जो प्रोडक्ट मिल रहा है मैगी का, अलग अलग सोसाइटी से अलग, जैसे पटना से उठा लिया, बैंगलोर से उठा लिया, दिल्ली से उठा लिया,
और अपने लेबोरेटरी में चेक करना है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं। बात समझे? और हाँ, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि मार्केट से सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में टेस्ट करके ये चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है कि नहीं, और उसके बाद इसका रिजल्ट जो है, जो भी रिजल्ट आता है वो मार्केट में पब्लिकली अनाउंस भी करते हैं, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ भाई, जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड है और किस तरीके से वो सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। Encouraging the consumer to strongly protest and take action against exploitative and unfair trade practices. कस्टमर को प्रेरित करते हैं कि अगर कोई कंपनी चीट कर रहा है आपके साथ तो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाइए। Providing legal assistance to consumer by law way of providing aid, legal advices and seeking legal remedy. अगर किसी कंज्यूमर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, वो लीगली उतना कंपैटिबल नहीं है, तो उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइलिंग कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। वैसे कंज्यूमर जो कैपेबल ही नहीं है फाइल करने के लिए, एजुकेशन का जरूरत नहीं है उनको, वो कैपेबल ही नहीं है, तो उनके बिहाफ में ये लोग क्या करते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में फाइल केस करते हैं गांव, क्योंकि गांव के लोग ना जनरली नेग्लेक्ट करते हैं ये सब चीजें। हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसी टू रिजॉल्व द केस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन अगर कोई कर रहा है, कोई कंपनी, तो गवर्नमेंट का भी साथ देती है ये एजेंसीज, कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता चले। एंड नेक्स्ट है आपका मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI एंड एक मार्क। आपको पता है कि हमारी सरकार अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके का मार्किंग यूज करती है, तो उस मार्क के लिए भी आस्क करने की बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के क्लास में हम लोग समझे कि रेडरेसल एजेंसीज क्या क्या है और एनजीओ का क्या काम होता है, और इंडिया में मोर देन 500 एनजीओ काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर एनजीओ के बारे में आप लोग नाम जाने, और इन एनजीओ का काम क्या होता है ये भी हम लोग समझे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो है एंड हुआ। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।